हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 7 भूगोल के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जल, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन और आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोग को देना है। तो कौन नंबर का प्रश्न क्या है, वर्षण क्या है। तो वर्षण क्या है, वर्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे कौन नंबर का, बादलों में संघनित जल जब वर्षा या हिमपात अथवा अन्य रूपों में पृथ्वी पर आता है तो ये वर्षण कहलाता है। तो जो मतलब हम लोग देखते हैं ना, बारिश होता है जब बादलों में संघनित जल, जो बादल में जल जमा होता है वो वर्षा या हिमपात के जरिए जब पृथ्वी पर गिरता है उसे ही वर्षण कहलाता है। ठीक है, कौन नंबर क्लियर है, हो गया, समझ गए हैं। ख नंबर देखिए, जल चक्र क्या है। तो जल चक्र बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्या है इसको समझते हैं। चलिए, तो ख नंबर का उत्तर है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसे जल चक्र कहते हैं। तो जल चक्र में जानते क्या होता है कि जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है। जल क्या करता है, लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, इसे ही जल चक्र कहते हैं। इसका एक पिक्चर भी दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर समझते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, पहले जल जो है समुद्र या नदी से वाष्पीकृत होकर संघनित होकर बादल में जमा हो जाता है और बादल में संघनन के द्वारा वर्षण यानी बारिश के बूंद के रूप में बरसता है और जमीन में आता है और जमीन में उसका प्रभाव होकर फिर वो जाता है नदी और महासागर में और वहां से फिर उसका वाष्पीकरण करके संघनन के द्वारा फिर से उसका वर्षण होता है। ठीक है, तो जल चक्र क्या है इसको समझ चुके हैं हम लोग। ख नंबर क्लियर है। अब देखते हैं ग नंबर का प्रश्न क्या है। तो ग नंबर का प्रश्न है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो जो लहरों की ऊंचाई होती है ना, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई। तो ग नंबर का प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर होगा, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करते हैं। पहला कारक है जल की गति, दूसरे कारक में है वायु की गति और तीसरे कारक है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। इन तीनों के कारण ही जो है लहरों की ऊंचाई को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो घ नंबर समझ चुके हैं। अब देखते हैं घ नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो घ नंबर का क्वेश्चन है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो जो ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो महासागर की गति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो घ नंबर का उत्तर है महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो महासागर की जल की गति को प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक है वायु की गति, दूसरे कारक में है भूकंप, तीसरे कारक में है ज्वालामुखी उद्गार और चौथे कारक में है जल के नीचे भू संखलन। तो कौन कौन से चार थे, एक बार फिर से बोलिएगा मेरे साथ, रिपीट कीजिएगा। वायु की गति, वायु की गति के कारण भी महासागर जल की गति को प्रभावित किया जाता है, भूकंप से, ज्वालामुखी उद्गार से और जल के नीचे भू संखलन से भी। ठीक है, तो घ नंबर क्लियर है, समझ चुके हैं, लिख लीजिएगा इसको। फिर घ नंबर के बाद क्वेश्चन क्या है, च नंबर, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होता है। तो चलिए ज्वार भाटा क्या है समझते हैं हम लोग। च नंबर का प्रश्न के बाद उत्तर है, ज्वार भाटा दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। मतलब दिन में दो बार, कितने बार, दिन में दो बार महासागरीय जल का उठना एवं नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से में डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है, तट के नीचे आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार जो है ना, ज्वार कहा जाता है जब
जब जल अपने सर्वाधिक ऊंचाई तक एक बड़े तट को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहा जाता है, और जब जल अपने निम्नतर स्तर पर आ जाता है और तट से नीचे या पीछे चला आता है तो उसे भाटा कहा जाता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है हम लोग ये समझ चुके हैं, और ज्वार भी क्या है और भाटा भी क्या है इसको भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, 4 नंबर क्लियर है, समझ जाना चाहिए आप लोगों को। इसके बाद आगे क्या प्रश्न है, 4 नंबर के बाद प्रश्न है 6 नंबर, महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं क्या है भाई, इसका भी हम लोग उत्तर देखेंगे 6 नंबर का। तो इसका उत्तर एकदम नीचे है, तो उसका उत्तर है, इसका उत्तर सॉरी, इसका जो पहले प्रश्न था ना ज्वार भाटा, तो हम लोग को एक क्वेश्चन में पूछा था कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, उसका कारण भी पूछा था। ठीक है, तो उसके क्या क्या कारण है, कारण को देख लेते हैं, फिर हम लोग 6 नंबर का उत्तर देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर का ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण कौन कौन से कारण हैं, तो सूर्य तथा चंद्रमा की शक्ति के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा क्यों आते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा अपना गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी के सारे पानी को खींचने का प्रयास करती है ना, उसे ही ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल जल को अभिकर्षित होता है, जिससे कारण उच्च ज्वार आते हैं। मतलब जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट आ जाता है और चंद्रमा उसे अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचने का प्रयास करती है, इसके कारण उच्च ज्वार आता है। ठीक है, तो लघु ज्वार भाटा क्या है, लघु ज्वार भाटा है जब सूर्य पृथ्वी जो है सूर्य के नजदीक आता है, सूर्य से दूर और चंद्रमा के नजदीक आता है तो उसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा। तब मतलब जो ज्वार का ऊंचाई है वो कम रहता है। ठीक है, और बृहद ज्वार भाटा कब आता है, जब चंद्रमा जो है, चंद्रमा वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तब जो है बृहद ज्वार भाटा आता है। और एक ज्वार भाटा का, बृहद ज्वार भाटा का क्या कारण होना चाहिए कि जो सूर्य और चंद्रमा, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब भी उच्च ज्वार भाटा या बृहद ज्वार भाटा आता है। ठीक है, और ये कब कब आता है इसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये आता है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में सूर्य और चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सिद्ध में हो जाते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इसे ही बृहद ज्वार कहते हैं। कब कब बृहद ज्वार आते हैं, तो चंद्रमा यानी कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे ज़्यादा उच्च ज्वार आते हैं, इसे ही बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम या अंतिम चतुर्थांश में आता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, इसे ही लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, तो उच्च ज्वार भाटा, लघु ज्वार भाटा क्या होता है, कैसे आता है, क्यों आता है, कब आता है, यह भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया 4 नंबर। 4 नंबर के बाद अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है। जिस प्रश्न को हम लोगों ने पहले पढ़ा था उसी को पढ़ेंगे फिर से। महासागरीय धाराएं क्या है, महासागरीय धाराएं का उत्तर देख लेते हैं हम लोग। तो महासागरीय धाराएं हैं आपका, महासागरीय सतह से जब जल नियमित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है इसे महासागरीय धारा कहते हैं। तो महासागरीय धारा जब निश्चित दिशा, जब महासागरीय सतह एक निश्चित एक नियमित जल को निश्चित रूप से एक निश्चित दिशा की ओर बहता है, इसे ही महासागरीय धारा कहलाता है। ठीक है, तो 1 नंबर के जितने सारे प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने देख लिया है। ये ऊपर में रहा इसका प्रश्न सारे, क ख ग घ वहाँ, क ख ग घ च छ, ये जो 6 प्रश्न हैं उसके एक एक करके आंसर को देख लीजिए और सारे प्रश्नों के उत्तर को आप लोग कॉपी में लिखते हुए चलिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कारण बताइए, आपको कारण बताना है। तो कौन नंबर है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, इसका उत्तर देखेंगे। समुद्री जल नमकीन होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ज़्यादातर नमक सोडियम क्लोराइड या आम नमक होता है जिसे हम खाते हैं। तो जो समुद्री जल है ना वो नमकीन होने के पीछे कारण ये होता है क्योंकि
समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। ज़्यादातर नमक सोडियम क्लोराइड या आम नमक होता है जिसे हम लोग खाते हैं। ठीक है, फिर ख नंबर का प्रश्न क्या है, जल की गुणवत्ता का ह्रास से हो रहा है। तो जल की गुणवत्ता का ह्रास से क्यों हो रहा है, जल की गुणवत्ता में कमी क्यों हो रहा है, इसका उत्तर है जल की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है क्योंकि हम नदियों में कूड़ा करकट फेंकते हैं, फिर है कारखानों से निकलता दूषित रासायनिक जल, फिर है खेतों से बहने वाले रासायनिक हानिकारक कीटनाशक एवं कीट प्रतिरोधी के अवशेष और जल निकायों में फेंके जाने वाले मनुष्य एवं जानवरों की आधी जली हुई लाश। इन सभी कारणों से जो है जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क और ख का प्रश्न था इसको भी हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया है। सारे प्रश्नों को आप लोग कॉपी में उतारते हुए चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। आपको एक प्रश्न दिया हुआ रहेगा और 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही क्वेश्चन पर टिक लगाना है। ठीक है, सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो क नंबर का प्रश्न क्या है, वो प्रक्रम जिससे जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने थोड़े देर पहले पढ़ा, इसे कहा जाता है क्या, इसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, फिर ख नंबर क्या है, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। तो गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती है, तो भूमध्य रेखा के निकट, भूमध्य रेखा के निकट जो है गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है। फिर ग नंबर क्या है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना कहलाता है। तो दिन में जब 2 बार महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं ज्वार भाटा। इसका भी प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो 3 नंबर क्लियर हो चुके हैं। 3 नंबर के सारे आंसरों को एक बार देख लीजिए। क नंबर का उत्तर होगा जल चक्र, ख नंबर का होगा भूमध्य रेखा के निकट, ग नंबर का होगा ज्वार भाटा। ठीक है, तो 3 नंबर भी क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़िएगा, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर क्या करना है, हमें मिलान करना है। ठीक है, तो कौन नंबर में क्या है, कैप्सियम सागर। तो कैप्सियम सागर का मिलान किससे हो जाएगा, तो कैप्सियम सागर का मिलान होगा आपका विशालतम झील के साथ। ठीक है, फिर है आपका ज्वार भाटा, ज्वार भाटा का आपका मिलान हो जाएगा जल के आवधिक उतार एवं चढ़ाव से। ठीक है, फिर ग नंबर में है सुनामी। तो सुनामी का मिलान आपका हो जाएगा तीव्र भूकंप तरंगे, जो तीव्र भूकंप तरंगे होती हैं इसे ही सुनामी कहा जाता है। फिर घ नंबर है महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं का मिलान किस में हो जाएगा, तो इसका जस्ट सामने वाला में हो जाएगा। ठीक है, तो 4 नंबर में निश्चित मार्गों में प्रभावित करने वाली जल धाराएं। ठीक है, अगर आपको मिलान करने में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसको देखकर भी मिलान कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है आओ खेले। क्या खिलाने वाला है, चलिए देखते हैं क्या खिलाएगा। जासूस बनिए, यहाँ पर हम लोग को जासूस बनने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है क नंबर में, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य में एक नदी का नाम ढूंढे। तो यहाँ पर जो है हमें एक नदी का नाम ढूंढना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है और इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक एक करके पढ़ लीजिएगा। मैं अगर पढ़ूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, तो इसको पढ़ते हुए चलिएगा। नीचे और भी सारे इसके पॉइंट दिए हुए हैं, सारे को पढ़ लीजिएगा और जो एक नदी का नाम मिलेगा उस नदी के नाम को आपको लिखना है। कौन नंबर हो गया। फिर ख नंबर क्या है, जासूसी करते रहिए। फिर ख नंबर में है एटलस की सहायता से 5 क में खोजी गई सभी नदियों की विश्व रेखा में मानचित्र बनाइए। ठीक है, ये ख नंबर में है। ख नंबर का प्रश्न देखा, नदी का नाम ढूंढने बोला था, और ख नंबर में हम लोग को एटलस की सहायता से खोजी गई नदियों का रूपरेखा चित्र मानचित्र में बनाना है। तो चलिए हम लोग पहले क नंबर का उत्तर लिखते हैं। नदियों के नाम, नदियों का नाम हो जाएगा आपका टीस्टा, पद्मा, ऑरेंज, नाइजर, अमेजन, इंदस, नाइल, थॉमस, येलो और कांगो। ये जो है
ऊपर में हम लोगों ने जो पैराग्राफ पढ़ा था ना, ऊपर में जो आपने इंग्लिश के सारे वर्ड पढ़े थे, उनमें से इन सारे नदियों के नाम निकलते हैं। ठीक है, आपको क नंबर में ये उत्तर लिखना है और ख नंबर का जो प्रश्न पूछा था ये आप लोग को अपने से बनाना है। ठीक है, इसमें छात्र स्वयं करे, यह एक रचनात्मक कार्य है, ये आप लोग को अपने अनुसार बनाना है। बता देता हूं कैसे बनाना है। आपको एटलस लेना है, एटलस यानी कि मानचित्र लेना है। आप लोग मानचित्र गूगल से भी निकाल सकते हैं। उसमें आपको जो विश्व की सभी नदियां हैं ना, एक चार्ट पेपर लेना है। एक चार्ट पेपर में आपको विश्व की सभी मानचित्रों को, मानचित्र में जितनी भी नदियां हैं उनको आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। ठीक है, ख नंबर भी क्लियर हो चुका है, समझ चुके हैं। सारे क्वेश्चनों को आप लोग कॉपी में लिखते चलिएगा। और इसी के साथ इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को हम लोगों ने देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।